और सर कैसे हैं? बढ़िया सर जी। क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब, ये सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर सभी जी। साथियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रीना। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पाँव थोड़ा ऊपर उठा लेंगे ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मूलचंद जी। अपना माइक म्यूट कर ले। गुड मॉर्निंग सर। आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम जितना समर्पण की भावना से इलाज करते हैं ना, इतना कल ओबेसिटी पे बात हो रही थी और ये चैप्टर कंप्लीट, हाँ गुड मॉर्निंग, कंप्लीट नहीं हो पाया। गुड मॉर्निंग सर। पेज नंबर 88 निकाल लें और ओबेसिटी के बारे में अपन, हाँ गुड मॉर्निंग, और ओबेसिटी का जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपन। ओबेसिटी जैसा कि अपन को मालूम है कि पेट के डिपोजिशन की वजह से होता है और बॉडी में, हाँ गुड मॉर्निंग, यहाँ वहाँ बॉडी में जो फैट जमा होता है और सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे अपन ने बताया कि मीनोपॉजल एज में जो है वो फीमेल में जो डिपॉजिट होता है फैट, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के ना निकलने के कारण होता है। करणवीर जी माइक म्यूट कर लें। एस्ट्रोजन जब निकलता है तो बाद फीमेल जो है वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाती है और ये जो फैट डिपॉजिट होता है, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनु कुमारी शैल मंसूरी, और जो ये डिपोजिशन होता है तो उसकी जगह हम बताएं कि सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन होता है वो आर्म में होता है, परंतु आर्म में यूटिलाइज भी हो जाता है वो, इसी कारण यहाँ पर दिखाई नहीं देता। पेज नंबर मोनिका 88 बेसिक हेल्थ केयर की जो बुक है एंड योगा, उसमें पेज नंबर 88 या 88 पेज पे देख सकते हैं। और ऊपर से अगर देखें तो नेप ऑफ द नेक, आर्म में जो दो आर्म रहते हैं, एक रहता है ये हैंड, फिर ये फोर आर्म और ये आर्म, तो सबसे ज्यादा आर्म में जो है वो जमा होता है। और उसके बाद आता है नीचे हिप बोन के आसपास, हिप में और थाई में डिपॉजिट होता है ये फैट, और फैट में जैसा अपन जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में रहते हैं, इसलिए वो एनर्जी जो है वो देने का काम करते हैं फैट, और डिपॉट एनर्जी कहलाती है। तीसरे नंबर के डिपोजिशन का जगह है फ्लैंक अपन पेट के दोनों तरफ का जो हिस्सा रहता है थाई के ऊपर, वो कहलाता है फ्लैंक में भी डिपोजिशन बहुत ज्यादा फैट का हो जाता है फीमेल में। उसके बाद जो ब्रेस्ट है और वक्ष वाला जो हिस्सा है उसके आसपास भी फैट का डिपोजिशन हो जाता है।
और ये ऐसी जगह है। मेन चीज ये है कि ये फेट जो दो तरह का रहता है, एक जिसमें माइक म्यूट करें करणवीर जी, उसमें दो तरह का फेट जो अपन ने बताया, एक रहता है जो घुल जाता है, करणवीर जी माइक म्यूट कर दें। एक जो घुल जाता है मतलब कि जो यूटिलाइज हो जाता है। यूटिलाइज हो जाने वाला जो फेट रहता है वो जो थाई में और आर्म में जो हिस्सा रहता है, क्योंकि जो भी वर्क करते हैं अपन वो आर्म के द्वारा या फोर आर्म के या थाई पैर का चलने फिरने से ये यूटिलाइज हो जाता है। कुछ ऐसा डिपॉट फेट रहता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी रहता है, जैसे किडनी के पीछे एक फेट की लेयर रहती है जो चर्बी की लेयर कहलाती है। वो फेट की लेयर जो है वो जरूरी रहती है, क्योंकि किडनी के पीछे वर्टिबल कॉलम रहता है और उसको टिकने के लिए जो है जैसे कुशन का काम करता है, अपन टिकते हैं तो कुशन टाइप का वर्क करता है ये, तो इसलिए वो किडनी के पीछे जरूरी रहता है। फिर किडनी के ऊपर भी फेट की लेयर रहती है, जैसे किसी चीज में बर्फ जम जाती है इस टाइप से, तो वो भी जरूरी रहता है, क्योंकि किडनी को स्टारवेशन के समय फेट की मात्रा से ही एनर्जी जाती है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो भूखमरी से मतलब है ये है कि जैसे कोई 1 महीने तक जो रोजे चलते हैं या 9 दिन तक उपवास रहते हैं, 9 दिन 10 दिन तक। अभी सावन में भी कई लोग उपवास रहे, फिर जन्माष्टमी आ गई, तीजा हरछठ, ये सब चीजों में उपवास रहते हैं। तो इन उपवास के मौके पे ये जो डिपॉट फेट है जो किडनी और लीवर के आसपास थोड़ा बहुत मात्रा में जमा रहना चाहिए, ताकि वो इन स्टारवेशन के समय फेट डिपॉट फेट से एनर्जी लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। क्योंकि किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, ये जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, इनको लगातार एनर्जी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर है और हम काम करें ना करें ये 24 घंटे काम करते रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हार्ट 24 घंटे धड़कता रहता है, सांस लेते हैं तो लंग्स 24 आवर चलता रहता है, ठीक है। स्प्लीन में ईशा कहते हैं इसको, अभी थोड़े से मेटालिटी खराब होने से, आगे खराब होने से मतलब जो ये फंक्शन चलते रहने के लिए कम से कम 10 to 20% डिपॉट फिट रहना चाहिए। डिपॉट फिट की आवश्यकता पड़ती है। जो बीमार हो जाते हैं, कई एक आध हफ्ते के लिए एडमिट रहते हैं, ये रहते हैं, और अगर मान लो वो थोड़े से हेल्दी हैं या फिट है उनमें, तो अपन देखते हैं कि जब वो डिस्चार्ज होके घर आते हैं तो दुबले हो जाते हैं। दुबले। दूसरा, जो डाइट वो घर पे लेते रहते थे हर 1 घंटे 2 घंटे में या 4 घंटे में, भोजन का जो क्वालिटी रहती थी वो नहीं मिल पाती। इस कारण जो है वो डिपॉट फिट ही उनके काम आता। एकदम दुबला पतला मरीज बिल्कुल अगर मान लो कोई एडमिट कर दे तो वो फिर रिकवरी में भी उसमें टाइम लगता है। ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट रहता है जो अपन पेशेंट को नहीं बताते, मगर अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत डिपॉजिट फेट है तो उसको रहने देना चाहिए। चर्बी से मतलब ये है कि आदमी में फुर्ती रहना चाहिए, वो कितना भी चर्बीला हो या कितना भी फेटी वाला हो, परंतु काम करने की फुर्ती अगर है उसमें तो वो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करती। परंतु हार्ट के आसपास और पेट के आसपास जो फेट की मात्रा रहती है वो शुगर जैसी बीमारियां, मधुमेह जैसी बीमारियों को जन्म देने का काम करती है। अब अपन देखते हैं, बुक में आते हैं और इसमें 88 पेज पे क्लिनिकल फीचर्स जो लिखे हुए हैं उनको अपन एक एक करके बताते हैं। मोटापे के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से। पहला, सांस फूलना, बार बार सांस फूलने की समस्या का होना मोटापे का लक्षण है, जो कई कारणों से हो सकता है और कई रोगों का भी कारण बन सकता है। अब यहाँ पर अपन डीडी जरूर पढ़ते हैं, और जो जिन लोगों के पास सिम्स इंडिया या मिम्स, हाँ वही बताने जा रहे हैं।
वही बता रहे हैं, ये सांस फूलना जैसे अपन बोलते हैं ब्रीथलेसनेस, तो इसीलिए अपन को शांतिलाल शाह की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है उसमें डीडी दी हुई है। डीडी का मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि क्या आप एक ही जैसे सिम्टम से किसी मरीज की बीमारी का पता कैसे लगाएंगे। तो जैसे अपन ने इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट किए थे फीवर, है ना। हाँ, एक मिनट। जहाँ से भी ब्लडिंग होता है, जहाँ का टिश्यू होता है, वो टिश्यू नष्ट होने के बाद में वो वापस वहाँ पे टिश्यू बनेगा। शरीर का काम ऐसा है, भगवान ने या प्रकृति ने इसको ऐसे बनाया है, इसको भगवान ने ये रूप दिया है, और यहाँ से इसको थोड़ा काट देना, तो ये खुद में आगे बदल जाएगा। इसके पहले अपन ने जो कंप्लीट किए थे चैप्टर, वो था फीवर। और फीवर में अपन ने बताया थे कि फीवर इज नॉट ए डिसीज, इट इज ओनली ए सिम्टम्स। तो ऐसे फीवर के जो सिम्टम्स रहते हैं उसके साथ अगर जो सिम्टम जुड़े रहते हैं वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मदद करते हैं। फीवर हम जानते हैं कि मलेरिया में, टाइफाइड में, वायरल में, इनमें सब में आता है, और हम सबको एक ही जैसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार अपन ने जैसे पहला सिम्टम बताया सांस फूलना या ब्रीथलेसनेस। आनंद कुंवर तिवारी जी माइक म्यूट करें। ब्रीथलेसनेस में फैटी पेशेंट को भी ब्रीथलेस होता है। जैसे अभी अपन ने बताया लंग्स की कोई बीमारी है, खासकर दमा या अस्थमा का जो पेशेंट रहता है, तो अस्थमा का पेशेंट को भी सांस फूलती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी सांस फूलती है, फैटी पेशेंट को भी सांस फूलती है। पर अपन को जो है वो डीडी करना पड़ता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि ऐसे में कैसे पता लगाएंगे। तो वो अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बताएंगे। तो पहला सिम्टम रहता है उसका कि वो सांस फूलती है। अब सांस फूलने वाला सिम्टम अपन ने बताया कि 3 बीमारियों में और मुख्य रूप से देखा जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम में, लंग्स की प्रॉब्लम में, और थायराइड की प्रॉब्लम में। थायराइड में भी सांस फूलती है। पेशेंट जो है वो थोड़ा बहुत काम करके भी ज्यादा थक जाता है। सेकेंड सिम्टम जो है पसीने में वृद्धि, अचानक से बार बार पसीना आना, और वह भी वो दर्शाता है कि व्यक्ति मोटापे से ग्रसित। तो पसीना आना या पर्सपिरेशन। अब इसका अपन डीडी करें तो पसीने आने के सिम्टम्स मोटापे के कारण पहला, दूसरा थायराइड से जो थायरॉक्सिन वगैरह निकलता है उससे होता है। हार्ट की प्रॉब्लम में अपन ने अटैक में बताया था कि बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो ये सब चीजों को अपन को डीडी करना पड़ता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि उसमें और कौन कौन से सिम्टम देखें तो वो अपन उसमें पता लगा सकते हैं। जैसे पसीना आ रहा है, थायरॉक्सिन अपन ने थायराइड का टेस्ट कराया तो नॉर्मल है। हार्ट में अपन ने देखे कि चेस्ट पेन नहीं है, ब्लड प्रेशर सही है, तो वो सब चीजें अलग होती जाती हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा जो खर्राटे, आमतौर पर मोटापे से बेहाल लोगों को नींद में बहुत खर्राटे लेते देखा गया है। मोटापे बढ़ने के साथ साथ ये समस्या और बढ़ जाती है। तो हम खर्राटे या स्नोरिंग कहलाती है। स्नोइंग, SNOURNING। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना। और खर्राटे लेने का जो उपाय है वो ये है कि ज्यादातर करवट जो लेटते हैं अपन, एक तो चित लेटते हैं जिसको अपन प्रॉन पोजीशन कहते हैं, ये वाला, और फिर करवट लेटते हैं। तो करवट लेटने से ये समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है। और खर्राटे का कारण रहता है जो अपना लैरिंग्स रहता है, तो लैरिंग्स की लेयर जिसमें स्वर यंत्र बोलते हैं जिसको, वो बहुत पतली होती है लैरिंग्स की लेयर। परंतु यदि मोटापे के कारण उस लेयर की थिकनेस बढ़ जाए तो जिसके कारण जो है वो खर्राटे आने के चांसेस रहते हैं। तो वो मेम्ब्रेन जो है वो हिलती है, जैसे कोई हवा में सूखा पत्ता अपन रख दें या अखबार देखते हैं अपन, हवा के कारण उड़ता, मेम्ब्रेन के कारण खर्राटे आने की समस्या हो जाती है। और मोटापे के कारण जगह छोटी हो जाती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अब ये खर्राटे की समस्या पेवर फेट की समस्या है। इसमें हार्ट, लंग्स की कोई बीमारी के साथ खर्राटे का कभी कोई सिम्टम नहीं मिलता, इसलिए इसका डीडी करने का कोई मतलब नहीं रहता। तीसरा, शारीरिक गतिविधि के साथ सामंजस्य करने में अचानक असमर्थता का अनुभव करना। सामान्य रूप से कोई भी शरीर शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थ हो जाना
होने का संबंध मोटापे से है और ये मोटापे का मुख्य लक्षण है। जैसे कि किसी को अपन बोलेंगे एक काम करो, आओ या सब्जी ले आओ, तो बड़ा समर्थता जाहिर करता है कि अरे मैं तो थक जाऊंगा, ये कर दूंगा। उसको हार्ट और लंग्स की कोई समस्या नहीं, परंतु यदि वो मोटा है तो ये मोटापे की समस्या को देखा जाता है। इसमें भी डीडी करने की आवश्यकता नहीं करा है, तो वो एक अलग चीज है। प्रतिदिन बहुत थकान महसूस करना, आमतौर पर बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के लगातार थकान का अनुभव करना मोटापे का ही लक्षण रहता है। व्यक्ति मोटापे के कारण न उठ पाता, न बैठ पाता, न खड़ा हो पाता, कहीं शादी ब्याह में जाने में दिक्कत आती है। उसके कपड़े देख सकते हैं आप, कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं, झोला टाइप के कपड़े पहनता है, वो फिटिंग नहीं आती क्योंकि पेट की और दूसरी जगह चर्बी जमी रहती है, तो फिटिंग के कपड़े नहीं पहन पाता। पीठ और जोड़ों में दर्द मोटापे की समस्या से ग्रसित लोगों में पीठ और जोड़ों के दर्द असामान्य रूप से देखे जाते हैं। पीठ पे इसलिए दर्द होता है कि पूरा चर्बी का वजन जो है वो लेके चलती है रीढ़ की हड्डी, और जो घुटने का दर्द पूरा वजन लेके खड़ा रहेगा। अभी तो लाइन वगैरह ज्यादा बनती है, लाडली लक्ष्मी योजना में लाइन लगा दी है, तो राशन की लाइन में लाइन लगी है, तो ऐसे लाइन लगाने में परेशानी होती है। कन्हैया लाल जी पूछ रहे हैं डीडी का मतलब क्या होता है। डीडी का मतलब होता है, लिख लीजिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल, DEFRINTIAL, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, DIAGNOSIS। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है एक ही टाइप के सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में ऐसे दिख रहे हैं जो कई बीमारियों में देखे जाते हैं, तो उसमें फिर अपन को बीमारी को अलग अलग कैसे करना है। जैसे अपन ने बताए थे कि सांस लेने के सिम्टम, सांस बहुत तेज फूलती है, तो अकेली मोटापे की वजह से थोड़ी फूलती। अस्थमा का मरीज, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज और हार्ट का मरीज, इनमें भी सांस फूलती। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये मरीज जो है वो एक सिम्टम पे आधार पे कि ये मरीज इस बीमारी का है, वो कहलाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नंबर नेक्स्ट है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में कमी का अनुभव। शारीरिक समस्याओं का कारण किसी भी काम को करने की क्षमता में कमी आना, स्वयं पर विश्वास नहीं होता, जिसके चलते आत्मसम्मान में कमी आ जाती है। मोटा व्यक्ति बैठा रहता है तो उसको अपने आप में ग्लानि फील करता है, वो कहलाता है कॉन्फिडेंस की कमी। मुन्नी चौहान, माइक म्यूट कर दो। अकेलापन महसूस करना, मोटापे में अकेलापन अनुभव करना एक आम बात है। शारीरिक परिवर्तनों के चलते मोटापे में अकेलापन अलग महसूस करते हैं। हाँ पूछो। जरूरत से ज्यादा कम सोना या जरूरत से ज्यादा सोना मोटापे का लक्षण रहता है। यदि मान लो स्लीप आई है, इंसोमेनिया है, तो कई बार नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा नींद आती है, ये भी हेल्दी होने का सिम्टम्स रहता है। अब ऐसे पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? तो मोटापे का निदान करने के लिए डॉक्टर आमतौर पे शारीरिक परीक्षण करने के लिए कुछ सिफारिश करते हैं, जैसे हेल्दी हिस्ट्री या स्वास्थ्य का इतिहास लेते हैं उसको कि ये मोटापा क्यों आ गया, हार्मोन की वजह से आ गया, ज्यादा खाने की वजह से आ गया, किसी दवाई के कारण बैठे बैठे खाने लगा, उठ के जाना नहीं पाता, तो वो आ जाता है। हाँ, हीमोग्लोबिन, कन्हैया लाल जी बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन कम रहता है या एनीमिक पेशेंट रहता है, खून की कमी रहती है, उसमें भी पेशेंट को सांस फूलती है। तो वही तो सब पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसी को कहते हैं डायग्नोसिस। डॉक्टर वजन इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वेट, वजन घटाने के प्रयास, शारीरिक गतिविधि, व्यायाम की आदत, खाने का पैटर्न, भूख का नियंत्रण, दवाओं, तनाव, भोजन का डाइट क्या लेता था, पहले क्या काम करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलवान था
या हलवाई था, हलवाई लोगों को देखेंगे तो उनकी डाइट कम रहती है, परंतु वो बैठे बैठे ही जो काम करते हैं, वो भोजन की जो खुशबू आती है, जलेबी बन रही है तो उसकी मीठी मीठी खुशबू आ रही है, तो उनको मोटापा चढ़ते चले जाता है और साथ ही साथ जो है वो शुगर भी हो जाती है। सूंघने से भी शुगर हो जाती है, ध्यान रखें कि अगर मान लो कोई मीठी मीठी चीजों को बार बार सूंघता है तो उसको भी शुगर हो जाती है, क्योंकि सूंघना भी जो है वो एक प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये उदाहरण देते हैं, किसी किसी को क्लोरोफार्म सूंघने से बेहोश हो जाता है, सूंघने से हुआ ना, या गंदी चीजें सूंघने से उल्टी आ जाती है, सिम्टम तो आते हैं सूंघने से। इसी प्रकार बीमारी भी कि अगर ज्यादा मीठे के टच में रहता है व्यक्ति तो उसको फिर डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। एक सामान्य शारीरिक परीक्षा, इसमें आपकी ऊंचाई मापना शामिल है, हृदय गति, रक्तचाप, तापमान जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करना। दिल के इन्वेस्टिगेशन रहते हैं जिसमें बॉडी के जितने भी आकार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ बीएमआई, बीएमआई जो रहता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहलाता है। ये इंडेक्स जो है वो उसकी जांच करते हैं कि कितना है, उसमें ये सब चीजों को टीपीआर बीपी कहलाता है, जिसमें टेम्परेचर बिना व्यायाम सुधार हो जाए, शुगर हो जाती है, बिना खाए भी शुगर हो जाती है, वो सूंघने से बता रहे थे। बीएमआई यानी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ये इंडेक्स में पेशेंट की, जैसा अपन ने बताया, टीपीआर बीपी यानी कि टीपीआर जिसमें टेम्परेचर, पल्स रेट और सांस लेने की उसकी जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज है और ब्लड प्रेशर, ये सब जांचते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसमें पेशेंट की कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा या कम हो रही। तो टेम्परेचर नॉर्मल मालूम है आपको 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी मास इंडेक्स, नॉर्मल शुगर कितना होता है पूछ रही सैल मंसूरी जी। अगर फास्टिंग लेंगे खाना खाने के पहले, सुबह नहीं लेते तो 90 निकलना चाहिए, 90 mgdl, और यदि मान लो खाना खाने के बाद लेते हैं तो 120 निकलना चाहिए खाना खाने के बाद, जिसको अपन पीपी और फास्टिंग कहते हैं। इससे ज्यादा नहीं निकलती, अगर इससे ज्यादा निकलती है पेशेंट को फिर शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, पर एक बार में ही नहीं रहती, 2-3 बार अल्टरनेटली टेस्ट करते हैं। 120 रहना चाहिए, 140 भी हो जाती है तो भी नॉर्मल है, वो तो 200 तक नॉर्मल की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि अब जो लाइफ स्टाइल 19 से कम निकले तो उसके अंदर 110 वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। 90 से कम निकले तो उस बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया में किसी की शुगर 600 हो जाए तो क्या करेंगे, वो भी हम बता देते हैं। पहले हम बता दें कि अगर कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें जितने भी अंग हैं उनको काम करने के लिए शुगर चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई चाय पिलाओ फिर हम आपका काम कर सकते हैं, तो चाय पिलाओ मतलब कार्बोहाइड्रेट की लेटेस्ट एनर्जी जब माउथ में जाती है तो माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, और स्टाइलिन के द्वारा हमने लास्ट टाइम बताए थे, और उसको एनर्जी आ जाती चाय पी के। इसी प्रकार अंग भी कहते हैं कि हमारे को जो है वो आप शुगर का नॉर्मल डोज देते रहे। अब यदि मान लो वो कम होगा तो अंग जो है वो काम करना बंद करेंगे। 40 शुगर आ जाती है तो वो बेहोश हो जाता है या डिलीरियम पे आ जाता है, तो वो ध्यान रखें कि शुगर कम भी नहीं होना चाहिए। अब जो पूछे हैं कि भाई 600 से ऊपर हो जाए तो ब्लड का शुगर का लेवल अगर 600 से ऊपर होगा तो हार्ट के जो वाल्व हैं वो इतने गाढ़े ब्लड को कैसे फिल्टर करेंगे बताएं आप। हार्ट जो है वो चलता है, अपन ने जैसे लास्ट टाइम भी बताए थे कि ये वाल्व जो है वो ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, और अगर मान लो इतनी ज्यादा शुगर हो जाए तो फिर इंसुलिन थेरेपी देना पड़ेगा उसको। इंसुलिन देके और तुरंत उसके लेवल को नॉर्मल कर, किसी की शुगर
300 350 हो जाती थी तो उसको तुरंत एडमिट करते थे, क्योंकि वो रिस्की जोन में चला जाता था। ऐसे में ब्लड बहुत ज्यादा घट, जैसे चाशनी रहती है, चाशनी मतलब पूरी प्योर तरह शक्कर की बनती है। अब अगर मान लो चाशनी और गाढ़ी हो जाए तो वो एक प्रकार की खुर में आते हैं, तो शक्कर लगेगा अगर मान लो, तो वो हार्ट काम नहीं कर पाएगा। तो बीएमआई के बारे में बता रहे थे कि बेसल बॉडी मास इंडेक्स, वो सभी चाशनी सभी अंगों में जमती चली जाएगी ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बीएमआई के बारे में बताए थे कि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका रेस्पिरेशन 17 से 18 पर मिनट, ब्लड प्रेशर 120/80 और उसकी पल्स 72 to 80 प्रति मिनट अगर चले तो वो बॉडी मास इंडेक्स में ओके या गुड की श्रेणी में आता है। इसके अलावा उसका जो पसीना जो है वो टाइम टू टाइम निकलते जाए, हाथ पैर की एक्टिविटीज बिल्कुल लिटिल फिंगर, पैर की फिंगर से लेके हाथ की फिंगर तक का मूवमेंट नॉर्मल रहे, वो बीएमआई के अंतर्गत आता है। जिसमें सभी अंगों में यूरिन का जैसे मात्रा है, प्यास उसको टाइम टू टाइम लगती है, यूरिन टाइम टू टाइम, मोशन पास करता है वो सुबह शाम, भोजन के लिए भूख लगती है उसको, ये सब चीजें बीएमआई इंडेक्स में गिना जाता है। और इंडेक्स इसका सही है तो इसका मतलब वो फिट ही नहीं है। फिर आता है वेस्ट सरकमफरेंस, यानी कमर की परिधि को नापना। जितने भी अपने बॉडी के पार्ट रहते हैं उनकी एक पर्टिकुलर गोलाई रहती है या शेप रहता है, तो वो शेप में अपन नापते हैं और उसका फिर बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कमर का नाप है, थाई का नाप है, गले का नाप है, आंखों की पोजीशन है, ज्यादा आंखें बाहर तो नहीं है, कानें उसमें ली जाती है, तब देखते हैं। डिसीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज इंसिपिडियस की समस्या तो नहीं। ब्लड एग्जामिनेशन कराते हैं उसका, और ब्लड एग्जामिनेशन में खासकर शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा जिसको अपन ब्लड प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की जांच कर सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो फिर उसका आता है मैनेजमेंट, कि उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। स्वस्थ भोजन योजना और नियमित शारीरिक गतिविधि। हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज रहता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज, या उसी को कहते हैं अग्नाशय। वो अग्नाशय लगातार इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। उसके जो टेल रहती है, पूंछ रहती है, और वो पूंछ स्प्लीन के पास जुड़ी हुई रहती है, और वहां पर अल्फा सेल रहते हैं। वो अल्फा सेल और बीटा सेल, तो बॉडी में बीटा सेल रहते हैं और उसकी टेल जो रहती है उसमें अल्फा सेल रहते हैं, जो लगातार इंसुलिन का सिक्रेशन करते रहते हैं। अब ये इंसुलिन जो है वो जैसे कोई सेल है, इस तरह से ये कोई सेल है, और इससे जो है वो दूसरा सेल जुड़ना है, ये ऐसा एक और सेल जुड़ना है, तो बीच में जो है वो शुगर जाएगी, और वो शुगर इन दोनों को कब जोड़ेगी, जब इंसुलिन की उपस्थिति रहेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब कोई दीवार बनती है तो दो ईंटों, मसाला भी बोलते हैं कुछ लोग महाराष्ट्र में, यहाँ का, ये तीनों का जो संयोजन रहता है, कई बार छोटी गिट्टी भी डाली जाती है, तो ये चारों चीजें उसके अंदर भराना चाहिए, तब जाके दो ईंट आपस में जुड़ जाती है। अब यदि मान लो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाए तो वो पूरा ऐसा चूरा हो जाएगा। शुगर जो है वो कोई जोड़ने का काम ही नहीं करेगी। तो इंसुलिन जो है वो पानी की मात्रा रहती है जो कि उसमें गारे को जोड़ने का काम करती है। तो शुगर तभी काम करती है जब इंसुलिन की उपस्थिति हो, इसको सेल को जोड़ने का काम करती है। अब यदि मान लो किसी की बॉडी में इंसुलिन की कमी के कारण शुगर बढ़ रही, शुगर क्यों बढ़ रही, क्योंकि वो उसको जोड़ने के बजाय ब्लड में बह जा रही। आपने जो है वो मीठा खाए, और मीठा खाने के बाद उसका काम ये है कि वो सेल में जाके उसकी जो अपनी बॉडी में जोड़ तोड़
मची हुई है, अंदर जो है वो बहुत सारी टूट फूट होते रहती है शरीर में, या क्रियाएं चलते रहती है। तो शुगर को जाके और उसको देखना चाहिए, पर वहां जब उसको इंसुलिन नहीं मिलता तो वो वापस ब्लड में आ जाती है। इसी कारण हम शुगर की जांच किस में कराते हैं? ब्लड में। तो ब्लड में जा रही है ज्यादा शुगर, इसका मतलब कि वो अपना काम नहीं कर रही, तब जाके इंसुलिन की इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इंसुलिन जब ब्लड में पहुंचता है तो वो शुगर उन स्थानों पे जाने लगती है जहां पर जुड़ाई का काम चल रहा है। ये जो है वो विक्रम शाह जी इस तरह से वर्क करती है। होता है तो क्या करते हैं? अगर इंसुलिन ज्यादा निकलता है बॉडी में तो वो हाइपोग्लाइसीमिया को क्रिएट करता है, जिसके कारण शुगर का लेवल एकदम कम होते जाता है। तब पेशेंट को फिर एक्स्ट्रा शुगर लेना पड़ता है, मिठाई खाना पड़ता है, ताकि वो डाइजेस्ट होके उसको कंप्लीट करे। वैसे कुछ हार्मोन्स ऐसे रहते हैं जो थोड़ी मात्रा में तो निकलते हैं ज्यादा, मगर उनका यूटिलाइज हो, पेशेंट बहुत ज्यादा काम करे और वर्क करे तो वो अपने यूटिलाइज हो जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ फिर भी है संभव तो हम ये बता दें कि हार्मोन का जो टेस्ट है, हार्मोन का टेस्ट बहुत कड़वा रहता है। कभी आर्टिफिशियल कोई हार्मोन है तो वो उसका टेस्ट कड़वा रहता है। तो ऐसे में बॉडी में जो है वो पेशेंट के पास से बहुत ज्यादा एक सोर स्मेल आती है, कड़वी स्मेल आती है। और जब डायबिटीज हो जाती है तो मीठी स्मेल आती है। पेशेंट आके बैठता है तो ऐसा लगता है उसने कोई परफ्यूम लगा के आया, मगर उसकी कीटोन बढ़ने के कारण उस सिम्टम को कहते हैं कुसुमास ब्रीदिंग। स्पेलिंग चाहे तो लिख सकते हैं KUSHMAS, कुसुमास ब्रीदिंग, BREATHING, कुसुमास ब्रीदिंग। कुछ पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी को छुपाने का काम करते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप तो ये फलानी बीमारी के बारे में हमें बताएं। और अगर पेशेंट के पास से मीठी मीठी खुशबू आ रही है, हल्की खुशबू आती है, जैसे आप किसी होटल में गए और वहां पर जलेबी बन रही तो एक चाशनी की खुशबू आपके नाक से होती हुई जाती। और इसी प्रकार वो पेशेंट आएगा जिसको शुगर बढ़ी है तो उसको हल्का सा कुसुमास ब्रीदिंग टाइप का लगता है, तो फिर अपन को डाउट अगर हो रहा है तो फिर उसको जो है वो जांच कराते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अपनी आदतों को बदलना, चेंजिंग योर हैबिट्स। जो खाने पीने की हैबिट रहती है कि सुबह से शाम तक कुछ तो जैसे 5 पराठे घी के तेल में काम करना चाहिए। और अगर मान लो 1-2 पराठे खा रहा है तो वो नॉर्मल लाइफ के लिए ठीक रहते हैं। अपने वजन के प्रबंधन के बारे में विचार करना, वजन घटाने की कोई मेडिसिन हो तो वो लेना, वजन घटाने के उपकरणों का उपयोग करना। पीरियाट्रिक सर्जरी, ये पीरियाट्रिक सर्जरी के बारे में हम बताते हैं। पीरियाट्रिक सर्जरी जो है, सर जी रवि जी हर क्लास में अनम्यूट। भाई रवि जी जो है वो अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि वो अनम्यूट रहने से दिक्कत आती है। किसी ने कंप्लेंट किया है। पीरियाट्रिक सर्जरी के विषय में हम बता रहे थे कि इसमें जो चर्बी की एक्स्ट्रा मात्रा रहती है वो उसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा निकाली जाती है चर्बी की मात्रा, तो पीरियाट्रिक सर्जरी कहलाती है। तो वो उसको तब करते हैं जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो, पेशेंट का वजन अनकंट्रोलेबल हो जाता, तब वो किए जाते हैं। इसमें स्पेशल डाइट, अब आजकल जो है वो कुछ ऐसे उपक्रम चल रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें पेशेंट को जो है वो बुलाया जाता है और बोलते हैं कि भाई आपका 6000 रुपीज खर्च आएगा और हम पूरे आपका 1 महीने का भोजन हम भेजेंगे, बस वही करना है आपको, और बाकी आप जो ऑफिस का काम है वो करें। तो वो नाश्ता भी भेजते हैं और खाना भी भेजते हैं, और वो उनका जो नाश्ता खाना है वो पेशेंट स्ट्रिक्टली खाए, क्योंकि मोटे लोगों को दुबले अगर होना है तो उसके लिए उनको खुद को विचार करना पड़ता है। कोई कितना भी उनको समझाए बोले वो नहीं मानते। जैसे शराबी रहता है, शराबी को आप 25 दवाई दे दो, उसको मना लो, मगर वो जो है वो एडिक्शन टाइप हो जाता है। ऐसे ही जो है वो फिर पिएगा ही, आप कितना भी मना करो इधर उधर छुप छुपा के पीता है। इसी प्रकार मोटे व्यक्ति के
को अगर दुबला होना है तो वो स्वयं इस बात में विचार करे कि मेरे को दुबला होना है। तो वो जो हमने बताया प्रोग्राम, कुछ लोगों के नंबर भी है हमारे पास, तो वो हम गुप्ता जी को सेंड कर देंगे। जो लोगों को मोटेपन की समस्या है तो वो उससे निजात पा सकते हैं, उनसे बातचीत करके। तो वो नाश्ता और खाना अपने घर से भेजते हैं और वो उनको कोई चार्ज नहीं रहता, बस उनको मंथली 6,000 या 3,000 कुछ है ऐसा, 2 लोगों का 6,000 है। और उसके रिजल्ट भी हमने उस चीज को अपनाए हैं और उनका वजन जो है वो 40-50 तक आ गया है। तो गुप्ता जी ग्रुप में सेंड कर देंगे वो वजन, उन लोगों के नंबर। तो जो कभी ऐसे कोई पेशेंट आता है तो सर अपने पास से सर, ये वजन दवाइयाँ भी दें। देखता हूँ सर, ये वजन घटाने के लिए जो सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू और शहद पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो उससे क्या वजन घटता है क्या सर? हाँ बिल्कुल। पेट की चर्बी कम हो जाती है के साथ जो है वो अगर उम्र 50 साल के आसपास है, गर्म, हाँ उससे पेट की चर्बी कम हो जाती है। परंतु उसके साथ डाइट का कंट्रोल भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप नींबू पानी लें और रोज मुर्गा और बकरा उड़ाएं, उसके लिए भी ये भी ध्यान रखना पड़ता है वो करने के लिए। तो इसी कारण मोटा व्यक्ति जब तक स्वयं ना सोचे कि मुझे दुबला होना है तब तक नहीं हो पाता, ठीक है ना। अकेले नींबू पानी और ये नहीं करता। अब इसमें कुछ होम्योपैथिक मैनेजमेंट है, तो वो देखें। इसमें जो पेज नंबर 90 में दिया हुआ है डाइट ट्रीटमेंट के बारे में कि सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर दें, सलाद खाएं और चुटकी भर ये करें, तो ये सब चीजें है होती इफेक्टिव है, मगर ये डाइट के साथ करना पड़ता है। फिर डाइट भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके ये इफेक्ट करती है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में कैलकुलेरिया कार्ब जो है ये उन लोगों के लिए दिया जाता है जो मोटे तो रहते ही हैं पर जिनका पेट एकदम गोल मटोल दिखाई देता है, और ऐसे पेशेंट बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। मतलब उनको जिस काम के लिए कहा जाए तो वो काम सोचते रहते हैं, करूं कि नहीं करूं ऐसा करके, और फिर इसके बाद जो है वो काम। हाँ हेलो सर जी, मैं ये थोड़ा शुगर के लिए तो आया जाए, आपसे गुजारिश है। अभी ओबेसिटी चल रहा है, शुगर का दवा पूछ रहे हो आप? अभी ओबेसिटी का टाइम चल रहा है और शुगर का दवा पूछ रहे हो? चलिए टॉपिक तो खत्म होना दो। हाँ टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो ये कैलकुलेरिया कार्ब जो है वो इस टाइप का पेशेंट जो है वो बहुत आलसी और धीरे धीरे काम करने वाला रहता है। ऐसा पेशेंट अगर मोटापे की प्रॉब्लम से ग्रस्त है तब उसको कैलकुलेरिया कार्ब होम्योपैथी ट्रीटमेंट में 30 और 200 पोटेंसी में देके उसको ठीक किया जा सकता है। सेकेंड है लाइकोपोडियम, ये वजन कम करने की सबसे अच्छी दवाई रहती है, और लाइकोपोडियम उस टाइम दिए जाती जब जांघ वाले हिस्से या बॉडी के निचले हिस्से में उसको बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो, उसके खाने पीने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो, उस प्रवृत्ति को भी कम करती है ये, और मोटापे के कारण उसको अपने आप पे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो लाइकोपोडियम से रिलीफ होता है 30 और 200 पोटेंसी में, दोनों में से कोई एक पोटेंसी देके दिन भर में 4 बार 1-2 महीने तक देंगे तो रिलीफ मिल जाता है। फिर आता है नेट्रम्यू, नेक्स्ट मेडिसिन। नेट्रम्यूर उन लोगों को दिया जाता है जिनके नमक खाने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति हो और जो साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनके हिप वाले रीजन में बहुत सारी चर्बी जमी रहती है और उनको नमक की लालसा तो रहती है, सिरदर्द और माइग्रेन की प्रवृत्ति भी रहती है, और हमेशा जो है वो कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो सीने को पकड़ के करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम। ऐसे साइकोलॉजिकल पेशेंट को न्यूट्रम्यूर, जो कि नमक से बनने वाली दवाई है, उसको 30 और 200 पोटेंसी में TDS या QID देने से रिलीफ मिलता है। फिर आती नेट्रम फॉस, मुख्य रूप से अम्लता की अधिकता यानी एसिडिटी से पीड़ित जो लोग हैं उनको नेट्रम फॉस देते हैं, जो खट्टी डकार की कंप्लेंट करते हैं और उनकी पूरी प्रॉब्लम एसिडिटी पर ही डिपेंड रहती है, तो वो एसिडिटी नामक बीमारी से पीड़ित है। ऐसे लोगों को नेट्रम फॉस देने से लाभ मिल जाता है। फाइटोलैक्का बेरी
ये पूरा नाम नहीं लिखा है इसमें, फाइटोलैक्काबेरी। फाइटोलैक्काबेरी का जो पेटेंट सभी के पास होगा, जिसमें एक सूमो पहलवान इस तरह से खड़ा हुआ है, वो फाइटोलैक्काबेरी से काफी जल्दी रिलीफ मिलता है। खासकर पेटेंट भी आते हैं और मेडिसिन भी आती है इसकी 30 और 200 पोटेंसी में। ये भूख पैटर्न का विनिमय करने, भोजन को उचित पाचन में सहायता करती है और हार्मोन का लेवल और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करती है फाइटोलैक्का 30 और 200 पोटेंसी में। फाइटोलैक्का का उपयोग गले की प्रॉब्लम के लिए भी किया जाता है। ये दो प्रॉब्लम के लिए रहती है, मोटापे के लिए और नेक की प्रॉब्लम के लिए रहती है। इसके बाद फ्यूकस वेसिकुलोसिस नामक मेडिसिन है, जिसका मदर टिंचर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। वजन घटाने के लिए एक बेहतरीन उपाय का संकेत तब दिया जाता है जब वजन बढ़ना मोटापे के मुख्य रूप से थायराइड की वजह से प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार का अगर कोई पेशेंट है जिसको कहता है कि भाई मुझे खाने पीने की तो ज्यादा इच्छा नहीं होती और मैं खाता भी नहीं, और मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से मोटापा आ गया, तब अपन उसमें जो है वो फ्यूकस वेसिकुलोसिस देते हैं, तो उससे उसको रिलीफ मिलने की चांसेस रहते हैं। मोटापे को कम करने के लिए बेसिकली जो है वो गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्म पानी से जो फैट है वो घटता है और ठंडे पानी से डिपॉजिट होता है। जैसे अपन जानते हैं कि फ्रीज में जो है ठंडक रहती है तो बर्फ डिपॉजिट हो जाती है, जबकि एसी में बैठना, एसी में सब काम करने की आदत रहती है, वो फिर दिनों दिन मोटे होते चले जाते हैं। कुछ ऐसा भी उपाय किया जाए जिससे पसीना निकले। कार में जा रहे हैं तो तुरंत एसी चालू कर लेते हैं, थोड़ा सा खिड़की खोल लें उसकी कार की, और कार की खिड़की खोल के हवा का आनंद लें। अगर 2-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जा रहे हैं, ये सब चीजें हैं जिससे मोटापा जो है वो घटने के चांसेस है। कल अपन देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, ये बता दें हम कि वैसे सेंटर की तरफ से राखी की छुट्टी उन्होंने कल की डिसाइड किए हैं कि कल क्लास ना लगाएं, राखी की वजह से कल छुट्टी रहेगी। पर यदि मान लो काम बहुत ज्यादा रहा तो 31 को भी जो है वो अपन फिर क्लास नहीं ले पाएंगे, और उसकी सूचना हम गुप्ता जी को दे देंगे, तो वो गुप्ता जी उसमें ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। तो एक तो वो उसका पेशेंट का नंबर, जो घटाने का काम करते हैं वजन, उनका नंबर गुप्ता जी को हम दे देते हैं। जो भी पेशेंट आपसे बोले तो आप उनको दे दीजिए। हमने बताया कि एक दिन की तो है ही पक्का राखी, और यदि अगर काम ज्यादा रहा तो फिर परसों की भी अपन छुट्टी रख सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बता दे। डायबिटीज का ट्रीटमेंट जो है वो, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए अपन शुगर जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। सर वो आपकी बुक का नाम क्या है? वो डिफरेंशियल एंड डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल शांतिलाल शाह की ना, बता दो सुने सर, बताना। डीडी कहलाती है। हाँ हाँ, वो शांतिलाल शाह, शांतिलाल शाह की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। सर एलडीएल और ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सैल मंसूरी जी ने पूछी है। अच्छा होता है, माना जाता है। हाँ, हिंदी में HDL और LDL में आती शांतिलाल शाह। हाँ, वो 2 फैट की मात्रा रहती है, HDL LDL। अच्छा, इसके बारे में बताएंगे सर? कल जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें कोलिक देखेंगे अपन, क्या LDL और HDL, ये फैट की 2 मात्रा रहती है। जो LDL रहता है वो डिपॉजिट नहीं होता, हाँ डिपॉजिट नहीं होता LDL। HDL जो है वो डिपॉजिट रहता है, वो जल्दी से पिघलता नहीं। इस कारण जिसकी मात्रा ज्यादा है तो उसमें फिर चिंता का विषय रहता है कि HDL जमा रह सकता है, ठीक है।